नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। सोमवार का दिन इंडिया अलायंस के लिए भूकंप लाया। सुबह इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई और शाम को इंडिया अलायंस में टूट पड़ गई। सुबह ममता बनर्जी राहुल गांधी से मिली और शाम को ममता बनर्जी की पार्टी ही टूट गई। नंबर गेम देखिए। कोलकाता में ममता बनर्जी के पास गिनकर 20 विधायक बचे हैं, मतलब 80 में से 60 विधायक जा चुके हैं। और दिल्ली में ममता के पास से 20 सांसद आज चले गए। काकोली घोष दस्तीदार ममता बनर्जी की बागियों की लीडर बनके सामने आई हैं। दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बागी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। और इस बार दिल्ली में एक और बड़ी बात हुई। टीएमसी के 20 सांसद टूटकर अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं। मतलब लोकसभा में टीएमसी के 2/3 सांसद अब मोदी सरकार के साथ आ गए हैं। अब वो मोदी सरकार में शामिल हो जाएंगे। और दिन भी याद रखिएगा, ममता और अभिषेक दोनों दिल्ली में हैं। और जिस दिन ये दोनों दिल्ली में हैं उसी दिन उनकी पार्टी टूटी। टीएमसी एक टुकड़े में नहीं, 2 टुकड़े में नहीं, 3 टुकड़ों में बट गई। और सबसे छोटा टुकड़ा ममता बनर्जी के पास बचा है। कोलकाता में टीएमसी को ऋतव्रत बनर्जी ने तोड़ा, दिल्ली में काकोली घोष दस्तीदार ने। इतनी बड़ी टूट, टुकड़े टुकड़े टीएमसी वाली इस हेडलाइन का पूरा विश्लेषण आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन आज सिर्फ 3 घंटे में ढेर हो गए। नरेंद्र मोदी के 25 दुश्मन आज दोपहर 12 बजे मिले और दोपहर 3 बजे के बाद सिर्फ 8 मिनट में ऑन कैमरा सरेंडर कर बैठे। पहले शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले उठी, फिर ममता बनर्जी उठी, फिर अखिलेश यादव उठे, फिर तेजस्वी यादव उठे, फिर खड़गे उठे, राहुल गांधी उठे। 8 मिनट, फिर से सुन लीजिए, सिर्फ 8 मिनट में मोदी को हराने का ख्वाब देखने वाला कुनबा तितर बितर हो गया, अपने अपने रास्ते चला गया। कहने को तो दिल्ली में इंडी गठबंधन नहीं, इंडी जनबंधन की मीटिंग थी। लेकिन इस मीटिंग में सबके बीच की दूरी साफ साफ दिख रही थी। कोई इधर उधर देख रहा था, कोई अपने फोन में बिजी था। ये सारे इकट्ठा तो हुए थे मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए, लेकिन सारे के सारे कैमरे पर दिखे मातम मनाते। सुप्रिया सुले के चेहरे का भाव देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच की दूरी देखिए, अखिलेश यादव के चेहरे पर टेंशन देखिए, राहुल के चेहरे पर उदासी का आलम देखिए, ममता बनर्जी का झुका हुआ चेहरा देखिए, तेजस्वी यादव का एक्सप्रेशन देखिए। साफ साफ दिख रहा है कि ये सारे के सारे मोदी से हारे हुए हैं। जब इंडिया अलायंस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 13 जून 2024 को बैठक की थी, तब उनके पास थी 28 पार्टियां, 234 लोकसभा सांसद, 95 राज्यसभा सांसद, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में अपनी सरकारें। और आज जब दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेता मिले तो उनके पास बची हैं सिर्फ 25 पार्टियां, सिर्फ 209 लोकसभा सांसद, सिर्फ 65 राज्यसभा सांसद। इंडिया अलायंस के पास से पश्चिम बंगाल चला गया, दिल्ली भी चला गया, तमिलनाडु ने टीवीके को चुन लिया, डीएमके ने इंडी की मीटिंग में आने से मना कर दिया, आम आदमी पार्टी भी इंडी से अलग हो गई। यानी 2029 के चुनाव तक मोदी विरोधियों के सामने असली चुनौती एनडीए को हराना नहीं, मोदी को टक्कर देना नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद का गठबंधन टूटने से, चकनाचूर होने से बचाना है। कैमरे पर सारे मोदी विरोधी एक दूसरे के गले तो मिले, हंस हंस के बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो मोदी से चुनाव में मिलने वाली संभावित हार से डरे डरे, सहमे सहमे हैं। एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर, केसरिया से मन जोगी हुआ रे,
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। जो वोट चोरी करके, जो मैनिपुलेशन करके एसआईआर के तहत अब अब उसमें जितने वोट कटे थे उससे और डिफरेंसेस ऑफ वोट देखेंगे, 2 जो प्रमुख कॉम्पिटिटर्स थे उनके बीच में, उससे ज्यादा वोट कटे हुए हैं। तो ये इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम चिट्ठी लिख रहे हैं। पब्लिक डोमेन में इस इशू को लेके जाएंगे संसद में, और संसद के बाहर में इशूज उठाएंगे। डीएमके हमेशा इंडिया अलायंस में रही है। अब पोस्ट पोल हमारे जो कुछ एडजस्टमेंट्स हुए हैं उसको लेके थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है उनको, तो लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी साथ आ जाएंगे। ये जो भी बातें रखी गई है खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5 मुद्दों पर जो है समिति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट में चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। और इस डर का आलम ऐसा है कि अब इंडिया अलायंस की बची खुची पार्टियों ने फैसला लिया है कि वो हर 2 महीने में मिला करेंगे। अगले चुनाव तक हर 2 महीने में मोदी के खिलाफ नया पर्चा लेकर आएंगे, नया टेप चलाएंगे, नया शोर मचाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी का आज का लेटेस्ट पोस्टर देखिए। पोस्टर में इंडिया अलायंस के तमाम नेता बैठे हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस ने इस तस्वीर का जो कैप्शन दिया है वो कैप्शन है यूनाइटेड वी स्टैंड। ये कैप्शन देखकर आपको कुछ याद आया? अगर नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने आज जो यूनाइटेड वी स्टैंड वाला कैप्शन दिया है, सेम टू सेम वही कैप्शन कांग्रेस ने 2023 में भी दिया था। एक बार नहीं, 2 मौकों पर दिया था। उस वक्त भी तस्वीर में सबने एक दूसरे के हाथ थाम रखा था। 23 के पोस्टर में स्टालिन भी थे, नीतीश भी थे। उसके बाद 2024 में भी कांग्रेस ने यही यूनाइटेड वी स्टैंड वाले कैप्शन के साथ माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इंडी में कोई यूनाइटेड ही नहीं रहा। स्टालिन ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली, नीतीश कुमार ने भी मोदी के साथ जाने का फैसला कर लिया, केजरीवाल ने भी कांग्रेस लेड ग्रुप से पल्ला झाड़ लिया। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, उसके कई सारे कारण हैं जो हमने पहले भी बताए हैं, और आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हो रही है। इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग राज्यों में लड़ती है। सीपीएम इनका टीएमसी से अभी लड़े नहीं, कांग्रेस और टीएमसी वाले एक दूसरे के खिलाफ तो जा रहे हैं। वो सवाल नहीं, सवाल है नीतियों का, और उसके कारण से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी पहले ही फैसला ले चुकी है कि हम अभी उसका हिस्सा नहीं। आज का जो परिस्थिति है, 12 साल का मोदी राज, ये जनता के लिए बर्बादी का राज है, पब्लिक है। एवरीवेयर यू विल सुनेंगे आप जब मोदी को लोग गाली दे रहा है। जिंदगी का हर पहलू आज खतरे में है। इस परिस्थिति में इसको मुकाबला करने के लिए इसको विरोध करना जरूरी है, क्योंकि विरोधी ताकत मजबूत नहीं होगा तो सरकार भी गलत करता है। तो विरोधी पार्टी एक पार्टी तो कर नहीं सकता। इस परिस्थिति में सारे विरोधी पार्टी को उसका फर्ज बनता है वो इकट्ठा हो। इसलिए इसके खिलाफ विरोधी पार्टी को एकजुट होके लड़ना और इंडिया ब्लॉक की उसका एक संभावना है, इसको मजबूत करना जरूरी है। मगर इसमें मेरे एक बात कहना है, जब इसको मौजूद इकट्ठा करने की जिम्मेदारी बड़ा पार्टी का होता है। कांग्रेस पार्टी इसके मतलब सबसे बड़ा है, उसको जिम्मेदारी सबको लेके चलना है। मगर वो जो कांग्रेस का बिहेवियर इसका तकलीफ पैदा करते हैं। ये नेता को क्वालिटी होना चाहिए, सबको लेके चल सकता। जो सबको लेके चलता है वो नेता है, और जो हिस्सा को अलग कर देता है, किसी को गाली देके, किसी को बर्बाद करके, वो नेता नहीं होने के नहीं योग्य नहीं है। ये है कांग्रेस का वीकनेस है, जो कि उसका व्यवहार के वजह से कुछ पार्टनर नाखुश है। इस परिस्थिति से वीक हो गए इंडिया ब्लॉक, तो कांग्रेस विल बी वन ऑफ द मेन रिस्पांसिबल। और ये बिखराव अभी और बढ़ने वाला है। कांग्रेस पर खुद इंडिया अलायंस की पार्टियों को ही भरोसा नहीं रह गया है।
लेफ्ट पार्टियों की तरफ से कांग्रेस द्वारा केरलम में किए बीजेपी और वाम दलों की तुलना का मुद्दा कई वाम नेताओं ने राहुल के सामने ही उठा डाला, जिस पर राहुल गांधी ने यह कहकर पल्ला झाड़ा कि उन्हें वो स्टैंड केरल यूनिट के लेने को कहा था और उनकी पार्टी ने वो स्टैंड लिया। तथाकथित इंडी अलायंस की, जिसका एक ही एजेंडा है, मोदी को हटाना है। और आज ये बैठे हुए अगल बगल में ऐसे सोनिया जी और ममता जी गले मिल रही थी जैसे पता नहीं कुंभ की मेले में बिछड़ी हुई बहनें हो। यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसे फूल का गुच्छा पकड़ा के ऐसे बैठे हुए हैं जैसे जन्म जन्म का संबंध है, मगर चुनाव आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इनका ड्राइंग रूम एक है, ड्राइंग रूम एक है, मगर चुनाव का अखाड़ा सबका अलग अलग है। मतलब मीटिंग एक जगह होगी और ड्राइंग रूम से निकलने के बाद चुनाव का अखाड़ा सबका अलग अलग है, सब जाके वहां एक दूसरे को कोसेंगे। बताइए, सब ऐसे चिपके हुए थे गोंद से जैसे एकदम जुड़वा भाई थे, अब बोल रहे जल्दी से हमें अलग करो। कॉन्जॉइंट ट्विंस, आप जानते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस मतलब एकदम जुड़ के जन्म होते हैं। आप बोल रहे हमको तुरंत सर्जरी करके हमको अलग करो, पूरा हमको यहां बैठाओ उसको वहां बैठाओ, इतना खराब रिश्ता हो गया है। तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इंडी गठबंधन का जो ड्रामा चल रहा है बैठक का, इससे केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या हासिल होगा? मैं सुन रहा था कि आज खड़गे साहब ने कहा कि हर 2 महीना में हमारा बैठक होगा, हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक इनका गठबंधन एक बैठक होगी। राहुल गांधी जी शतक लगाया है उन्होंने चुनाव हारने में, शतक लगाकर आज ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए, बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए। 2 लोग सुनने में आया है, 2 कंपोनेंट वो मोबाइल से ही जुड़ गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक भी नहीं आ पाए। उद्धव ठाकरे जी बहुत व्यस्त थे, वो मोबाइल से ही जुड़ गए कि मैं मोबाइल से ही ज्ञान भी ले लूंगा और जो ज्ञान देना है वो ज्ञान भी दे दूंगा। आप सोचिए अगर इस प्रकार की इनकी कवायद रहेगी कि मोबाइल से ही ये बैठक कर लेंगे तो इनका क्या हश्र होने वाला है। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मोदी से लड़ने चला गुट आपस में ही रूठ गया, टूट गया, बस मीटिंग ही खेलता रह गया। ऊपर से बंगाल में करारी हार के बाद दीदी की पार्टी अब टूट के कगार पर है और यह बात खुद ममता बनर्जी ने भी कबूल कर ली है। अगर एक तस्वीर की बात करें तो कांग्रेस के 99 लोकसभा सांसद हैं। अखिलेश के पास 37, एनसीपी शरद पवार के पास 8, एआईटीसी के पास 28, आरजेडी के पास 4 और जेकेएनसी के पास 2 लोकसभा सांसद हैं। लेकिन ममता बनर्जी की सीटें तेजी से घटने जा रही हैं। पहले बंगाल में दीदी के विधायक टूटे, अब दीदी के लोकसभा सांसद भी उनका साथ छोड़कर जाने की तैयारी में खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसद स्पीकर को लेटर लिखने जा रहे हैं। ये सांसद अलग गुट बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी टूटने के लिए पर्याप्त संख्या मौजूद है और सही समय पर फैसला भी ले लिया जाएगा। चौंकाने वाली खबर यह है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इनमें से 10 से ज्यादा सांसदों ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग भी की। और नोट करने वाली बात यह है कि इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। ये बंगाल विधानसभा वाली बगावत जैसा ही पैटर्न है। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate sitting
Things have been getting bad to worse, and I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor, and my leader. And I have been with her even in the days when she was not in power. The last 3-4 years, the work has been suboptimal. Their development has been suboptimal. Lot of financial irregularities have cropped in, which are being proved today. टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। दीदी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जामूरियत के लिए बहुत जरूरी है। वो लोग से बात नहीं हुआ, क्या करेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं। हमारे साथ जो सुन रहे हैं उनका स्टैंड का कोई पूरा स्टैंड अलग है, मगर जामूरियत के लिए तानाशाही के खिलाफ जो लोग आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो अलग बात है, मगर उसको बधाई जरूर देंगे कि तानाशाही के खिलाफ जामूरियत की आवाज बुलंद हुआ है। डिक्टेटरशिप चलता नहीं है पूरी दुनिया का पैमाने में, हर युग में, हर सेंचुरी में, हर दशक में ये साबित हो चुका है डिक्टेटरशिप चलता नहीं है। हम लोग भी किए हैं, क्या करेंगे पार्टी का कि ये बिल में हम वॉकआउट करेंगे, कुछ दिन वॉकआउट नहीं, थोड़ा तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, हाँ ना तबीयत तो ठीक है, नहीं तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, घर में रहो। तो एब्सोल्यूट नंबर कम कर देने का कोशिश। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो वोट नहीं देने का फैसला हुआ वो तो असल में बीजेपी को मदद करना था। तो ये सब अगर करना है तो ओपनली बोलिए, हम लोग भी बोले, सरकार जो अच्छा करेगा बोलेंगे, मगर जो बुरा करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे जमकर। तो पोजीशन क्लियर रखिए, ऐसे बीच में मत रहिए, एक स्टैंड लेना जरूरी है। ये जो चुनाव की जो नतीजा निकला बंगाल की इतिहास में, पहली दफे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया। 1952 में जब पहली दफा चुनाव हुआ, उस समय 260 सीट था बंगाल में, उनमें से कांग्रेस को मिला था 150 सीट, वाम मोर्चा को मिला था 56 सीट और जनसंघ को मिला था 9 सीट, हिंदू महासभा को मिला था 4 सीट। तो 9 सीट से अभी 208 और कुछ दिन बाद 210 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है? आम आदमी का पूरा समर्थन 97%, 98% ऑल टाइम रिकॉर्ड हुआ पोलिंग में। ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं हुआ कि नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। इसका क्या कारण थी? जनता इतना खपा क्यों हो गए? इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था, उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया, बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ, वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। अभी तो सब निकल रहा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया। अब देखो कैसे गिराया। अगर टीएमसी के 20 एमपीज दीदी से अलग हो गए तो टीएमसी की लोकसभा ताकत आधी से भी कम रह जाएगी। इससे इंडी अलायंस की कुल संख्या और भी कमजोर होगी। मोदी से लड़ने वालों की ताकत बहुत घट जाएगी। हालांकि ममता गुट से जुड़े नेता अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि 20 सांसदों के टूटने की खबर सही नहीं है, लेकिन टीएमसी के कीर्ति आजाद ये जरूर कबूल कर रहे हैं कि भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी के 12 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद मौजूद थे। 20 एमपी का नाम दिया है। आपको मालूम होगा किस प्रकार से महाराष्ट्र में स्प्लिट हुआ था शिवसेना का।
तो वहाँ तो एमपीज के नाम आए थे ना कि ये लोग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए हैं। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं, या शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। उम्मीद था ऐसा हो सकता है। काकोली लीड कर रहे हैं, वो तो समझ में आ गया। उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया। टेक्निकली अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं चेयरपर्सन तो वो नहीं रही मेंबर पार्लियामेंट। आज वो कह रही हैं कि मैं चीफ विप हूं क्योंकि मुझे बनाया गया था। पिछले महीने ही मैंने ट्वीट किया है, अभी पिछले महीने ही 14 मई को जो हमारी बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि अब स्थिति ऐसी है कि कल्याण बनर्जी को थोड़ा एक एग्रेसिव आदमी है, चीफ विप बनाएंगे। उन्होंने चिट्ठी देकर के स्पीकर को इन्फॉर्म कर दिया। तो काकोली कहां से हैं चीफ विप? और ये लोग इतना ही उसमें है, तृणमूल के ही सिंबल पे तो जीत के आए हैं ना। जाए लड़े बीजेपी से। इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे लोग। टीएमसी में फूट और टूट की खबरों ने दीदी के कैंप में हड़कंप मचा दिया है। महुआ मोइत्रा जैसी सांसद जो ममता बनर्जी की कैंप में हैं, वो अब खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर आकर बागी सांसदों को गद्दार का सर्टिफिकेट बांटने लगी हैं। लेकिन टीएमसी में जारी उठापटक का ये थ्रिलर अभी रुका नहीं है। अभी इसमें कई और ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। ऋतुव्रत बनर्जी ने इसका एक हिंट दे दिया है। तो क्या टीएमसी में अब 3 फाड़ होने की संभावना है? पहला है ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाला मुख्य गुट। इस गुट के पास बंगाल विधानसभा में केवल 20 से 22 एमएलएज बचे हैं। लोकसभा में 8 से 10 एमपीज के आसपास ही वफादार बचे हैं। दूसरा है रिबेल गुट, जिसने मुख्य रूप से बगावत की है। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले इस गुट के पास बंगाल विधानसभा में 58 से 60 एमएलएज हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर ने इन्हें अलग लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया है। ये असली टीएमसी का दावा कर रहे हैं। और तीसरे गुट को लीड कर रही हैं काकोली घोष दास्तीदार। दावा किया जा रहा है कि यह ग्रुप अपने साथ 20 सांसद लाने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी के पास 28 सांसद हैं। लोकसभा में टीएमसी को तोड़ने के लिए कम से कम 19 सांसद चाहिए। यही एमपीज लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग ब्लॉक बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी गुट के कई एमपीज एनडीए को सपोर्ट करने के पक्ष में। अभी अभिषेक बनर्जी लोकसभा में टीएमसी के नेता हैं, यानी भाईपो को नेता के पद से हटाने के लिए ममता के बागी सांसदों ने विधायकों वाला फॉर्मूला ही अपनाया है। भाई, ये सांसद और विधायक भी अपना भविष्य देख रहे हैं ना। जिस राज्य में, बंगाल में, जनता कट मनी मांग रहा है, कोई टमाटर फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई अंडा फेंक रहा है, कोई साड़ी के नीचे छुप रहा है, कोई गड्ढा में छुप रहा है। जनता अब एक एक पाई का हिसाब लेना चाहती है। यही है टीएमसी का इतिहास। वंशवाद यहां भी है। टीएमसी अब खत्म हो चुका। टीएमसी का अब नामो निशान नहीं बचा है। इसीलिए डूबते जहाज पर कौन बैठेगा? तो संतरे की तरह से फांके फांक सब अलग हो जाएगा। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरे, कुछ यहां गिरे। यही है इंडी गठबंधन। 20 सांसदों का यह गुट लोकसभा में अभिषेक बनर्जी की बजाय काकोली घोष को अपना नेता सदन में बनाना चाहता है, एनडीए में जाना चाहता है। इसीलिए काकोली घोष गुट की सांसद शताब्दी रॉय के घर टीएमसी के बाकी सांसद खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, जगदीश बसुनिया, बापी हलदर, अबू ताहिर, असित मल ने आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिसने दीदी के कैंप में, इंडी के कैंप में भूकंप लाने का काम किया है। ईरान ने आज इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों और एयरबेसेस को निशाना बनाया और इजरायल ने जवाबी हमले में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, पेट्रो कॉम्प्लेक्स जला दिया, यूनिवर्सिटी उजाड़ दी,
ईरान ने सीज फायर का ऐलान कर तो दिया है, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अब इजरायल लेबनान में बमबारी नहीं करेगा। नेतन्याहू ने ईरान के सीज फायर पर कोई जवाब नहीं दिया है, ट्रंप की भी बात नहीं सुनी। आज रात सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत भीषण है, भयंकर है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात काट दी, तेहरान में तबाही मचा दी। मुश्तबा ने इजरायल में विध्वंसक मिसाइलें दागकर खलबली मचा दी। ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए युद्ध विराम तोड़ दिया। हूती ने लाल सागर में चक्का जाम का ऐलान कर दिया। साठ दिन 1440 घंटे बाद खाड़ी में सीज फायर टूट गया। बम, मिसाइल, रॉकेट चलने लगे। पिछली बार 28 फरवरी को राउंड 1 का आगाज इजरायल ने किया था। इस बार 8 जून को राउंड 2 की शुरुआत ईरान ने की है। पिछली बार बहाना परमाणु बना था, इस बार बहाना लेबनान का बैरूत बना है। ईरान का दावा है कि उसने बैरूत पर बमबारी का बदला लेने के लिए इजरायल पर मिसाइल से हमले किए हैं। यह पश्चिमी ईरान का करमनशाह शहर है। साउथ इजराइल में राउंड 2 का पहला मिसाइल अटैक यहीं से किया गया। इजराइल से बैरूत का बदला लेने के लिए ईरान के करमनशाह शहर से कई मिसाइलें दागी गई। इस हमले का जश्न मनाने के लिए IRGC के सैकड़ों समर्थकों को मिसाइल लॉन्चिंग साइट के पास बुलाया गया था। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें चलाने से पहले अंग्रेजी और फारसी में एक संदेश लिखा। ईश्वर के नाम पर जिसकी शक्ति किसी भी जहाज, विमान या सेना से कहीं अधिक है, ईसा मसीह के ईश्वर और मूसा के ईश्वर के नाम पर दुनिया के सभी लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। मुस्तफा जिस दुनिया की बात कर रहा है उसमें गाजा का हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह सबसे खास है। ये बात खुद ईरान कह रहा है। इस बार इजराइल पर हमला लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमले का बदला है। قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ईरान ने इस बार इजरायल के शहरों में तबाही मचाने के लिए 2 वेव में बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल पर 30 मिसाइलों से हमला किया गया। यमन के हूती आतंकवादियों ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। एक मिसाइल को इजरायल के एयर डिफेंस ने हवा में मार गिराया। दूसरी मिसाइल टारगेट से काफी दूर जाकर गिरी। इजरायल में वेस्ट बैंक के ऊपर मुस्तबा की मिसाइलों का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद किया गया। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन नस्र नाम दिया। IRGC ने पहले दिन इजरायल के 2 एयरबेस टेल नोफ और नेवातिम को निशाना बनाया। ऐसा करके ईरान ने इजरायली एयरफोर्स की ताकत को
खत्म करने की कोशिश की। ये सैटेलाइट तस्वीरें इजराइल के नेवातिम एयरबेस की हैं। इसके दाईं तरफ वाले हिस्से में काफी ज्यादा ब्लैक स्पॉट है। दावा किया जा रहा है कि ये नेवातिम एयरबेस में काले धब्बे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के सटीक हमले से बने हैं। ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले के लिए इजराइल इसी बेस का ज्यादा इस्तेमाल करता है। ईरान ने दूसरे राउंड के युद्ध के पहले दिन इजराइल की राजधानी तेल अवीव, पोर्ट सिटी हाइफा, नजरेत, टिबेरियास और आफुला को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि उसने हाइफा में इजराइल के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को उड़ा दिया है। प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया गया, जिससे प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई। Israel said on Sunday that Iran fired ballistic missiles towards the country in the first such bombardment since the ceasefire went into effect in April. Now, on Sunday, after Iran fired its missiles, Israel's army said that it was going to strike back and that it was just waiting for orders in order to do so. President Trump said that he was not aware and did not coordinate Israel strikes on Beirut on Sunday and told Iran to stop striking Israel and to return back to the negotiating table. मिसाइल अटैक होते ही इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान पर पलटवार शुरू कर दिया। इजराइल ने सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस को निशाना बनाया, जिसकी हाल ही में मरम्मत की गई थी। इजराइल ने ईरान में एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इजरायली फाइटर जेट इस बार ईरानी एयर स्पेस में नहीं घुसे, फिर भी पश्चिमी और सेंट्रल तेहरान तक भीषण हमले किए। इस्फहान और कराज को भी निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान के बंदरे माहशहर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को मिसाइल अटैक में उड़ा देने का दावा किया है। यह ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जहां 50 से ज्यादा छोटी बड़ी रिफाइनरी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में कारून पेट्रोकेमिकल को काफी नुकसान पहुंचा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान में 20 जगहों पर भारी तबाही मचाई है। सेंट्रल और वेस्टर्न ईरान में मिलिट्री टारगेट पर भी इजराइल ने बमबारी की है। तेहरान में एयर एंड स्पेस यूनिवर्सिटी पर भी इजराइल ने बमबारी की। इजरायली बमबारी में यूनिवर्सिटी कैंपस को काफी नुकसान हुआ है। कुछ देर पहले ईरानी आतंकवादी शासन ने इजरायली राज्य की सीमा पर मिसाइलें दागी। हम इसके लिए तैयार थे। रक्षा और आक्रमण दोनों ही दृष्टि से रक्षा बल पूरी तरह से तैयार थे। वायु रक्षा प्रणालियां पूरे देश में तैनात हैं। इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फोरम के साथ स्थिति का आकलन कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं। ईरानी आतंकवादी शासन ने एक बार फिर आतंकवाद का रास्ता चुनकर घोर गलती की है। ये शासन दहिये में रक्षा बल के हमलों के जवाब में हम पर सीधा हमला करके एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान इजराइल को डराने और झुकाने के लिए जिन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, वो बेहद खतरनाक हैं। ये मिसाइलें न सिर्फ क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकती हैं, हवा में रास्ता बदलते हुए इजराइल के एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकती हैं। ईरान ने इस बार खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। खैबर शेकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट को ध्वस्त करती है। यह MARV से लैस है, जिससे वायुमंडल में री एंट्री करते वक्त भी इसकी स्पीड काफी ज्यादा रहती है। टारगेट के पास आकर भी रास्ता बदलते हुए चलती है। ईरान की खैबर शेकन मिसाइल को एरो डेविंग स्लिंग जैसे इजरायली डिफेंस और अमेरिका का पैट्रियट जैसा एयर डिफेंस सिस्टम मुश्किल से रोक पाते हैं। ईरान ने इस बार तेल अवीव को तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह-1 का इस्तेमाल किया। फतेह-1 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्रहार करती है। ईरान से तेल अवीव तक पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट लगते हैं। यह 1400 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। मार्जिन ऑफ एरर सिर्फ 10 से 25 मीटर तक ही है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल लगा हुआ है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जखीरे में अभी 1000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं। अगर इजराइल अकेला भिड़ा तो ईरान वहां बहुत तबाही मचा सकता है। ट्रंप इस युद्ध में पड़ना नहीं चाहते, किसी तरह बचकर निकल जाना चाहते हैं। नेतन्याहू को अब सिर्फ ईरान से नहीं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से लड़ना है। अगर ट्रंप के चक्कर में नेतन्याहू फंस गए तो इजराइल पर चारों तरफ से हमले शुरू हो सकते हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह, गाजा से हमास, यमन से हूती, इराक से शिया मिसीलिया ग्रुप। यमन में हूती ने लाल सागर में ब्लॉकेड लगाने का ऐलान कर दिया है। हूती का दावा है कि वो लाल सागर से इजराइल के किसी भी कमर्शियल जहाज को नहीं जाने देंगे।